वेलकम टू वी लर्न। हम क्लास 12th की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और इसमें पिछले दो सेशंस में हमने स्टोइकोमेट्री और यूनिट्स और मेजरमेंट की बात की। अब हम डिस्कस करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या चीज है और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसके स्ट्रक्चर की बात करता है। सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो किसी एटम का पॉसिबल है, हम उसको यहां डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ एटम, देन थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसके अलावा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड थी, और उसके बाद स्पेक्ट्रम, इसके बाद बोर्स मॉडल, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अलावा मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और हम डिस्कस करेंगे शेप्स, ऑर्बिट्स के बारे में, और इसके अलावा आउटबाउ प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और अंत में हंट्स रूल। ये टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस टॉपिक में, इस सेशन में कवर करने हैं। शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एटम, यानी एटम एज अ फंडामेंटल पार्टिकल से। अगर हम किसी एटम के अंदर के पार्ट्स की बात करें तो उसके अंदर हमें तीन पार्ट्स डिफाइन करके मिलते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तीनों के अपने चार्ज और मासेस होते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इसका मास होता है -31 के ऑर्डर का, मतलब 10⁻³ kg के ऑर्डर का होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 10⁻27 के होते हैं। जो भी एटम का एक्चुअल में वजन डिफाइन होता है, जो भी हमको मास दिखाई देता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। यानी मेजर पार्ट ऑफ एटम इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मास में कोलैबोरेट नहीं करते। चार्ज की बात करते हैं तो +1 यूनिट आपका प्रोटॉन का चार्ज होता है और -1 यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। चार्ज आपका 10⁻⁻19 कूलम्ब के ऑर्डर का होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड। अब हम थॉमसन्स मॉडल की बात करें, ये मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, और इन्होंने कहा था कि एन एटम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। मींस इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है किसी एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और इन्होंने ये कहा था कि किसी भी आपके एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक डिफाइंड गिनती में अवेलेबल होते हैं, जिसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई होता है कि वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट क्या है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1891 में, और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि नहीं, जो आपका जे थॉमसन का मॉडल था वो सही नहीं था। उसमें बहुत सारी कमियां थी, और उन कमियों की वजह से वो मॉडल हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इसकी वजह से
किसी भी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से ये रिपेल करेंगे, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी नेगेटिव चार्ज के तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। अब इनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट वे चले गए, यानी कि किसी भी एटम के अंदर ज्यादातर आपका जो पार्ट होता है वो खाली होता है। कुछ जो है वो डिफ्लैक्ट हो गए एक छोटे एंगल से, और कुछ बहुत बड़े एंगल से डिफ्लैक्ट हुए। सो हमें पता चला कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं, ना कि वो न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल हैं। यानी कि जो जे थॉमसन का मॉडल था जिसके अंदर ये बताया गया था कि न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मॉडल यहाँ पे डिसअपीयर हो गया। यहाँ पे हमें पता चल गया कि नहीं, वो मॉडल गलत था। इसके अलावा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज और पता चलती है कि जितने भी लाइट्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज है? ये कुछ सेट ऑफ रेडिएशंस हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम विजिबल लाइट टू हीट, रेडियो वेव्स, एक्सरे, गामा रे और इस तरीके की और भी बहुत सारी रेज के जैसे हैं। इन सब की प्रॉपर्टी करीब करीब एक दूसरे के आसपास ही होती है। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो ये आपका एक कलेक्शन ऑफ वेव्स होता है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अवेलेबल होते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन के अलावा जो बाकी आपका जो दो डायरेक्शन बनता है एक्स और वाई, सपोज जेड की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो एक्स और वाई डायरेक्शन की तरफ आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन को किसी भी वेव के अंदर हम क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं। दिस इज मैक्सिमम डेविएशन, दिस पॉइंट इज मिनिमम डेविएशन। सो जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम आपका जो चेंज होता है, इस पॉइंट को हम क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं। दो ट्रफ के बीच में या दो क्रेस्ट के बीच के डिफरेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। और जितना ये डेविएशन होता है मीन वैल्यू से, किसी भी वेव के मिनिमम जो आपकी सेंट्रल वैल्यू होती है उससे जितना डेविएशन होता है, इस डेविएशन के अमाउंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास 3-4 टर्म्स निकल के आए किसी भी वेव के बारे में। सबसे पहली वेव की प्रॉपर्टी हमें मिली एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है? ये इसका डेविएशन होता है फ्रॉम द मीन वैल्यू, यानी कि जो सेंटर में लाइन हमको दिख रही थी वहां से ये कितना ऊपर या कितना नीचे जाता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। सो वेवलेंथ हमेशा ही मीटर या सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मेजर होगी, डिस्टेंस के यूनिट में आएगी। एम्पलीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के यूनिट में आएगा। ना एक और टर्म हमारे पास आता है किसी भी वेव को लेकर के, वो उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकेंड में ऐसी कितनी वेव्स आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर यूनिट टाइम के अंदर आप कितनी वेव्स आ रही हैं इसको डिफाइन करते हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता दूसरा टर्म आपका होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है एक वेव के कंप्लीशन का टाइम, ठीक है। तो हमेशा ही फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम हमेशा ही 1 के बराबर होगा। अगर हम वेव्स को फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करें तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इस तरीके के अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहां पे आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। यहां आप देखेंगे कि इधर की लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं
यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। इसी तरीके से जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ आपकी जो है काफी छोटी है, और जो लो फ्रीक्वेंसी की है उनकी वेवलेंथ बड़ी है। इवन आप जब 10 पावर 3 के ऑर्डर में आएंगे तो ये यहाँ पे जो है किलोमीटर्स में जाने लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये सबसे अच्छी बात होती है कि इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, या लाइट एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। यहां पे आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं विजिबल लाइट का, वॉयलेट कलर से लेकर के रेड कलर तक। इसी तरीके से यहां आप देख सकते हैं कि एक्सरे आपकी विजिबल लाइट से ज्यादा इंटेंसिटी की होती है, ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। गामा रे आपकी एक्सरे से भी ज्यादा इंटेंसिटी की होती है। इसी तरीके से आपकी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए वेव्स यूज की जाती हैं, जैसे IR इंफ्रारेड होती है, या फिर माइक्रोवेव होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, ये सारी कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं विजिबल लाइट से। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये हम दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा आपका लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर आपके सभी लाइट के कलर्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं, और जब आप उसको प्रिज्म से पास ऑन करते हैं तो आपको सारे ही जो उसकी वेव्स हैं वो फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंज होके मिल जाती हैं। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, इस लाइट के अंदर कुछ स्पेसिफिक वेव्स अवेलेबल होती हैं, और केवल जो वेव्स आपने इसके अंदर रखी हुई हैं, केवल जो वेव्स अवेलेबल हैं लाइट के अंदर, जब आप प्रिज्म से पास ऑन करते हैं तो वही वाली वेव्स आपको दिखती हैं। सपोज अगर मैंने रेड और ग्रीन कलर यूज किया था तो यहाँ रेड कलर पे एक लाइन आएगी और दूसरी ग्रीन कलर पे आएगी। सो दिस वन इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे हमने व्हाइट लाइट यूज की थी तो यहाँ पे पूरा ही स्पेक्ट्रम आएगा, वॉयलेट से लेकर के रेड तक। किसी भी एटम का अगर हमें सपोज लाइन स्पेक्ट्रम देखना है तो हमें क्या करना होता है, हमें एलिमेंट जो आपका जिस भी एलिमेंट का देखना है उसकी हम डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम करंट, इतना हाई करंट दे देते हैं कि EM रेडिएशन इससे निकलने लग जाए। जो इससे EM रेडिएशन निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, उनका जो भी स्पेक्ट्रम आपके पास प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद बनेगा, इसको हम इसका लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब आते हैं बोर्स मॉडल पे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, ये दिया था नील बोर ने 1913 में, और इस मॉडल के अंदर आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं ऑर्बिटल पाथ पे। ये जो भी ऑर्बिट्स होती हैं जनरली इलिप्टिकल या सर्कुलर होती हैं, और ये एटम के चारों तरफ अलग अलग डिस्टेंसेस पे होती हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑर्बिट नंबर भी हम डिफाइन करते हैं। यहां पे एक नया टर्म आता है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि किसी भी एटम की आप 100% एक्यूरेट पोजीशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिस भी मेथड से आप पोजीशन निकालने की कोशिश करोगे वो जाकर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, और इसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी और मोमेंटम। उसकी पोजीशन उसके करंट वेलोसिटी एंड करंट मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है कि अभी कहां है। हम कभी भी एक्यूरेसी अगर बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहें तो हाई इंटेंसिटी की लाइट हमें यूज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से वो अपनी पोजीशन से डेविएट हो जाएंगे। और अगर हम एक्यूरेसी कम करते हैं तो हमें वैसे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट मिलेगी। यानी हम 100% एक्यूरेट पोजीशन नहीं निकाल सकते किसी भी एटम की। लाइट का वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया इसके बाद।
वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या कहता है कि लाइट कोई भी होती है वो अकेले वेव नहीं होती, वो अकेले पार्टिकल नहीं होती, वो हमेशा ही कुछ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स होती है। वो फोटॉन्स जो कि आपस में एक दूसरे से को एनर्जी पास करते हुए आगे मूव करते चले जाते हैं, यानी कि इट इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। सो इसका वेव नेचर भी होता है और इसका पार्टिकल नेचर भी होता है। सो वेव के टर्म्स में अगर हम मैकेनिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक नया फंक्शन जनरेट होता है जिसको हम साई से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा ही किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। साई इज ऑलवेज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पे कि ए उसका एम्पलीट्यूड है, साइन उसका नेचर है साइनोसॉइडल, देन ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, और फाई उसका फेज है, मींस स्टार्टिंग फेज, किस समय उसने स्टार्टिंग की वेव की। सो ये आपके वेव से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इसके बाद हम क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है? एक फोटॉन को हम एक क्वांटम कहते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि डिफाइन करता है कितने आपके फोटॉन्स यूज हुए लाइट के मूवमेंट में, लाइट के प्रोपगेशन में। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूथल एंगल के हिसाब से डिफाइन होता है। ये हमेशा ही वर्टिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफाइन कर रहा होता है। सो कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्वॉल्व है वेव के मोशन के दौरान, ये हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें डिफाइन करता है कि कितना ये मैग्नेटिक वेव है, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो 3 क्वांटम नंबर्स हमारे पास बनते हैं, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन करता है। अब अगर हम एटम के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ ऑर्बिट्स के अलावा एक नया टर्म आता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या चीज होता है? ये कुछ सेट ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के अंदर के कुछ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल बोलते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से किसी तरीके का रिलेशन बना के रखते हैं। वो किसी खास तरीके का मोशन कर रहे होते हैं जो कि उन्हीं के बीच में आपस में डिफाइन होता है। ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो उसके साथ में डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना उसका शेप छोटा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो शेप थोड़ा सा बड़ा होगा। नाउ देयर इज आउफबाउ प्रिंसिपल। आउफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ये जो है किसी भी एटम के अंदर ये बताता है कि कब तक इलेक्ट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे, कब तक आप का जो एटम है वो अपने आप में स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी की बात करता है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात हम इस वजह से कर रहे होते हैं बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे होते हैं। आपस में इनका रिपल्शन होता है, बट इनका हमेशा ही जो न्यूक्लियस है उसके साथ में अट्रैक्शन बना रहता है। सो अगर अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ तो ये तो जाके न्यूक्लियस में जुड़ सकते हैं, बट ये न्यूक्लियस से जाके कभी भी नहीं जुड़ते। क्यों? क्योंकि इनका हमेशा रोटेशन हो रहा होता है, और उस रोटेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मेंटेन हो जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्बिटल मोशन। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटम नंबर
सॉरी चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते, मींस हमेशा ही उनका कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा. All four quantum numbers cannot be same for all electrons. हुम्स रूल के अनुसार ऑर्बिटल एक सब शेल होती है जो विदिन अ शेल फॉर्म होती है, और इसका काम इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके रखना होता है. इसमें हमारे पास चार ऑर्बिटल्स होती हैं, S, P, D और F, और सबके अपने अपने शेप्स डिफाइंड होते हैं. नाउ समथिंग फॉर यू. What do you understand by electrostatic configuration of an atom? The first question. दूसरा, आउटबर्ग प्रिंसिपल क्या है, और दूसरी बात N+L रूल क्या है, ये दो चीजें बतानी है. थर्ड, what are the three fundamental fundamental particles that constitute a atom? एक एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं. So that's all for today. In next session we'll discuss about periodic table and properties. पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम इनके बारे में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.